जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, आज उसी सीरीज़ में मैं एक नई सीरीज संभावित प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी पेपर में लगभग 8-10 दिन है, तो मैं 2011 से लेकर के 2023 तक के ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े डिफ़िकल्ट टाइप हैं और जो थोड़े गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं और जो बहुत सारी बार रिपीट किए हैं, ठीक है ना, और कई सारे अपने एक्सपीरियंस और कुछ टीचरों की हेल्प से कुछ गेसिंग क्वेश्चंस निकलवा रहा हूं। ठीक है ना, उसी की एक 10-10 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस सीरीज को पसंद करते हैं तो मैं इस सीरीज को टिल द एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, उसमें मेरा ये मानना है कि अगर पिछले पेपरों में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो इस बार भी कुछ ना कुछ रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, तो क्यों ना वो रिपीटेड क्वेश्चन हम पहले से ही गेस कर पाए, वो हमारी ही सीरीज से क्यों नहीं मिल सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे ही क्वेश्चन जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही डेली मैथ और साइंस के 10-10 क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम का वेस्ट किए। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु शब्दों के सही समुच्चय को पहचानिए। ठीक है, कह रहा है नर युग्मक, मतलब मेल की बात कर रहा है, नर युग्मक फिर खाली जगह और मादा युग्मक फिर खाली जगह का संलयन होने के बाद फिर खाली जगह बनता है, जो पुनरावृत्ति विभाजन होकर कोशिकाओं की एक गेंद या मतलब गुच्छा उत्पन्न करता है। कोशिकाएं शरीर के ऊतकों एवं अंगों में विकसित होना प्रारंभ करती हैं। यह संरचना खाली जगह में विकसित होती है। तो अच्छा देखिए, इसमें क्या क्या फिल किया जाएगा, आपके ऑप्शंस हैं ओवम है, स्पर्म है, एम्ब्रॉय है और यूट्रस है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इसको मैं बताता हूँ। ये जब मेल युग्मक जो होता है, मेल जाइगोट्स बनते हैं, उसमें से क्या निकलता है, स्पर्म्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला तो आपका भरा जाएगा स्पर्म, मेल से स्पर्म, और मादा से जो ओवम निकलता है। ठीक है, OVAM। तो मेल का स्पर्म और मादा का ओवम संलयन करते हैं। संलयन के बाद क्या बनाते हैं ये लोग, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है ना, जाइगोट, जाइगोट की हिंदी क्या होती है, युग्मज बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जाइगोट बनाते हैं जो पुनरावृत्त विभाजित होने के बाद कोशिका में गुच्छा करता है और कोशिकाएं सिरा के ऊतकों एवं अंगों में विकसित होना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है ना, और उसके बाद ये जाकर के क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। ठीक है ना, जिसको कि एम्ब्रॉय बोलते हैं। लास्ट में इसका क्या लास्ट स्टेज होता है, एम्ब्रॉय का, एम्ब्रॉय। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए ये ऑप्शन कहाँ है, स्पर्म और ओवम सेकंड पे हो और फर्स्ट स्पर्म हो। फर्स्ट ओवम आ गया, ये कट गया, स्पर्म फर्स्ट है लेकिन ओवम सेकंड है, एम्ब्रॉय पहले बना दिया, जबकि एम्ब्रॉय जो होता है सबसे लास्ट में बनता है। ठीक है, ये कट गया। सी कह रहा है ओवम से शुरू कर रहा है, ये भी कट गया, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्पर्म फिर ओवम फिर उसके बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बन रहा है, मतलब भ्रूण बन गया। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस चलता है। ऐसे क्वेश्चन को चाहे याद कर लो, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल सकता है। देखिए मैंने सारे से लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर जगह से अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया, बहुत ही अनुमान लगा करके, बहुत ही कोशिश करके। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग रेत, नेफ्थलीन तथा नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, विधियों का प्रयोग रेत, नेफ्थलीन। देखिए रेत और नेफ्थलीन, रेत हो गया और नेफ्थलीन का विलयन अगर है तो इसको मैंने अपने चैप्टर वाले में पढ़ाया था, जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सारे ना ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पे इनका सेपरेशन के लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस, जिसको कि ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है ना, तो इन सब में देखो सबसे पहली क्रिया जहाँ ऊर्ध्वपातन है केवल बी में है, यही करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो रेत और जब आपका नेफ्थलीन निकल जाता है और रेत को निकालना है तो निस्तारण कर सकते हैं, निक्षेपण जिसको कहते हैं, पानी या किसी चीज़ का घोलो तो वो नीचे बैठ जाता है। और अगर नमक का है, सॉल्ट का विलयन है, ठीक है ना, यहाँ पे नमक का भी विलयन दे रखा है, तो इसको वाष्पीकरण द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो लोग वो 20 डेज सीरीज वगैरह फॉलो कर रहे हैं उनको कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे यहाँ पे, अगर उन्हें याद होगा तो आप लोग अपने से आंसर कीजिएगा अगर मिल रहे हैं तो। देखिए एक ये भी देखिए रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी सीरीज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के घटित होने की संभावना सबसे कम है। तो देखिए क्या है, जैसे एल्युमिनियम है या क्रोमियम है, तो क्रोमियम क्या करे, एल्युमिनियम क्या करेगा, क्रोमियम को उसके सॉल्ट से हटा करके खुद जुड़ जाएगा। ये पॉसिबल है क्योंकि जो क्रोमियम है रिएक्टिविटी सीरीज में एल्युमिनियम से नीचे आता है। देखिए सबसे पहले पोटेशियम होता है सबसे ऊपर, ठीक है ना। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि पोटेशियम को कोई भी विस्थापित नहीं कर सकता उसके सॉल्ट से। तो जरा फोर्थ ऑप्शन देखिए, पोटेशियम का क्लोराइड है, ब्रोमीन इसको हटा रहा है। क्या कभी ये हो सकता है? पोटेशियम जो है सबसे मजबूत है, सबसे हाई रिएक्टिव है, ये सीरीज में ना सबसे ऊपर होता है, यहाँ आके जिंक कॉपर इस तरह से आता है, ठीक है। तो जब जो सबसे ऊपर है तो उसके बॉन्ड से उसको कोई नहीं छटका सकता, ठीक है। तो यही वाला जो पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। बात समझ गए? तो रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने पूरा चैप्टर लिया है, वो आप लोग याद करके जाइएगा, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, समझ गए ना। और ये सब रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से ही इनकी रिएक्शंस हो पा रही है और ये नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। सबसे कम संभावना है या फिर नहीं के बराबर है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने बिल्कुल ही सारे के सारे इंपॉर्टेंट ढूंढ के लाए हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्रम है, देखिए ये क्रम बताया है यूरिन डिस्चार्ज का, कैसे कैसे यूरिन डिस्चार्ज होता है उसका क्रम बताया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें मैं सबसे पहले आंसर्स के थ्रू बताता हूँ। देखिए ये सारे ऑप्शन आप लोग पढ़िएगा, इसमें सबसे पहले डी ऑप्शन आता है। डी ऑप्शन में क्या कह रहा है, लाभदायक एवं हानिकारक, एक सेकंड में देख लेता हूँ जरा यहाँ पे, हाँ ये कूट में देखिए दे रखा है, ये सी ऑप्शन का पैटर्न फॉलो करता है, ये पैटर्न आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कैसे कैसे करता है। सबसे पहले लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर छनने के लिए वृक्क मतलब किडनी में आ जाता है। जो ब्लड होता है उसमें सब कुछ मिक्स रहता है, तो उसके छनन क्रिया के लिए कहाँ जाता है, किडनी में चला जाता है, किडनी में पहुँच गया। उसके बाद उसमें जो उपयोगी पदार्थ होते हैं रुधिर में वापस अवशोषित कर लिया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट उनको वापस अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जल में घुलनशील अपशिष्ट है, ये सी ई पे आ जाइए, जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में छनकर मूत्र रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये ई आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपका डी आया, फिर उसके बाद सी हुआ, फिर जाके ई हुआ। इतने से भी आंसर मिल सकता है। देखिए डी से एक ही ऑप्शन शुरू है और एक ये है, तो ये तो बी फिर आ गया, ये कट गया, ठीक है। तो बाकी मैं और बता देता हूँ। उसके बाद देखिए बी आपका आ जाता है, जब ये मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, फिर क्या कह रहा है, मूत्र वाहिनियाँ मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। और उसके बाद ए ऑप्शन क्या कहता है, मूत्राशय में भंडारित मूत्र मूत्रमार्ग के अंत में उपस्थित मूत्रमार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक देखिए श्वास नली वाले से पूछता है, भोजन कैसे कैसे जाता है वो पूछता है। तो ऐसे ऐसे मैं गेसिंग कर करके ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लाने वाला हूँ इस सीरीज़ में। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, मैं पूरा के पूरे 60 नंबर आपके दिला के रहूँगा आपके पेपर में। आप बस जितनी क्लासेज मैंने लिए सब फॉलो कर लो, 20 डेज वाली और मैराथन वगैरह, आपके 60 क्वेश्चन पूरे सही हो जाएंगे मैथ और साइंस के। अच्छा अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, देखिए फिजिक्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दो दर्पण ए और बी एक दूसरे के समकोण पर स्थित है। देखिए इस तरह से है, ठीक है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इस तरह से स्थित है। कह रहा है अगर प्रकाश की एक किरण दर्पण ए को सामान्य से 30 डिग्री पर टकराती है, ठीक है। देखिए इनका नॉर्मल ये हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, हर एक लेंस का अपना नॉर्मल होता है, इसके पीछे कलई की हुई होती है, ठीक है ना। कह रहा है नॉर्मल से 30 डिग्री पे आ रही है, ये आ गई 30 डिग्री पे, ठीक है ना। तो ये वापस भी निकल के जाएगी कितने पे, 30 पे ही जाएगी, ठीक है कि नहीं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये भी 30 से जाती है, ये 90 डिग्री पे थी, ये 90 हो गया, ठीक है। एक सेकंड, ये यहाँ से नहीं जाएगी, जरा ये और थोड़ा सा नीचे जाएगा, रफली फिगर बना रहे ना हम लोग। देखिए रेड से बना देता हूँ, ये यहाँ से आएगी यहाँ पे, ये 30 डिग्री पे आएगी। अब देखिए अब वही ये पूछ रहा है कि 30 डिग्री पे टकराती है और फिर दर्पण बी से टकराती है, ये आकर के ये देखिए बी पे टकरा गई, बी का ये नॉर्मल है, आपका बी का नॉर्मल है, ठीक है ना। दर्पण बी से
टकराती है, दोनों दर्पणों ए और बी से परावर्तित किरण के परावर्तन के कोण का पता लगाना है, परावर्तन का कोण पता लगाना है। तो देखिए पहले वाले का परावर्तन तो 30 डिग्री हो गया, दूसरा का बताइए कितना होगा, ये बताइए जरा। ये 90 डिग्री है और ये लंब जो होता है, ये नॉर्मल जो है ये भी पूरा 90 बना रहा है, तो ये 30 हो गया, तो ये बचा हुआ 60 हो गया ना। तो जब ये 60 हो गया, ये 90 है, 9 6 15 150 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये इंसिडेंट कितने की करेगी 60 से, ये 60 हो गया क्योंकि 60 30 90, ये वाला भी नॉर्मल हो गया। अब फिर 60 से एंट्री करेगी तो ये बाहर भी 60 से ही जाएगा रे, ठीक है ना। तो ये भी आ गया 60 डिग्री। तो देखिए दोनों के लिए परावर्तन कोण कितना कितना है, इसके लिए 30 है पहले वाली रे के लिए, इसके लिए परावर्तन 30 हुआ और दूसरी वाली के लिए परावर्तन 60 हो गया। तो देखिए 30 और 60 जो आंसर दिया वही हो जाएगा, परावर्तन का पूछा, परावर्तित किरण के लिए कोण पता करिए। 30 डिग्री और 60 डिग्री क्रमागत क्रमशः, हाँ तो यही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों की आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करके जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और एक देखिए डेंसिटी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी मैंने ले रखा है। इसमें देखिए क्या है, एक चीज ध्यान रखिए, किसी द्रव का, जिस द्रव का डेंसिटी मान लो एक द्रव बेस द्रव है, यहाँ बना देता हूँ, एक मान लो ये द्रव है, इसकी डेंसिटी मान लो 5 है, एज्यूम कर लो, और इस पे एक 4 डेंसिटी का कोई चीज डाला गया, कोई ऑब्जेक्ट, तो ये इस पे तैरेगा। कम डेंसिटी वाला हायर डेंसिटी वाले के ऊपर फ्लोट करता है और ज्यादा वाला डूब जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही दे रखा है, निम्न सारणी में पदार्थों की और उनके संभावित घनत्वों की सूची दी गई है। देखिए पारा का घनत्व दे रखा है 13,550 और मक्के का तेल 900, तांबा का दे रखा है 8,960। तो अब आपसे पूछ रहा है कौन किस पे तैरेगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए जरा, कह रहा है क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल से भरे एक ग्लास में एक तांबे के सिक्का को डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से मैं बना देता हूं, इसमें कह रहा है क्या होगा अगर पारे, तो पारा सबसे नीचे होगा, हाई डेंसिटी है, तो ये हो गया पारा, ठीक है 1300 वाला है, और इसके ऊपर आ जाएगा फिर मक्का, मक्के का तेल, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितना दे रखा है 900, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इसमें तांबे का सिक्का डाला जाए, तांबे का सिक्का अब मुझे बताइए जरा, तांबे की डेंसिटी कितना है 800 है, तांबा जो है इससे भारी है मक्के वाले से, तो मक्के वाले से तो नीचे चला जाएगा इसके बॉटम पे, लेकिन पारे वाले से हल्का है तो यहीं पे तैरेगा, मतलब पारे वाले के ऊपर तल पे तैरेगा। तो देखिए ग्लास के तल पर बैठ जाएगा, नहीं ग्लास के तल पे एकदम नीचे तो नहीं आएगा, मक्के के तेल पर तैरेगा, कभी नहीं तैर सकता क्योंकि उससे ज्यादा डेंसिटी है, ये भी कट गया। कह रहा पारे पर तैरेगा परंतु मक्के के तेल में डूब जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा आप लोगों को देखने को। चलिए आगे चलते हैं। एक देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह आलेख मानवों में रुधिर प्रवाह मतलब रक्त परिसंचरण की बात कर रहा है, दर्शाता है। तो देखिए रक्त कैसे कैसे चलता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए जो लंग्स होता है हमारा, फेफड़े से देखिए मैं ये बता दूं, फुफ्फुस हो गया या फेफड़ा हो गया, फेफड़ा से फुफ्फुस सिरा में जाता है। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो सिरा और यहाँ पे धमनी, ठीक है ना। सिराएं जो होती हैं ये अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, क्या ले जाती हैं अशुद्ध रक्त, और धमनियां जो है शुद्ध रक्त लेती हैं, शुद्ध। लेकिन एक अपवाद है कि इसका जो फुफ्फुस होता है वो शुद्ध लेके जाता है, फुफ्फुस सिरा जो होती है वो शुद्ध लेके जाती है, और इसका उल्टा होता है, इसका जो फुफ्फुस धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त लेके जाती है। ये याद रखना, ये अपवाद में होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे याद रखो, धा से धमनी, धा से धनी, धनी लोग साफ सुथरे होते हैं, तो धमनियां जो होती हैं शुद्ध रक्त लेके जाती हैं, ठीक है। तो देखिए फुफ्फुस से, हृदय से जब ब्लड प्योर हो जाता है तो फुफ्फुस सिरा जो है इसको लेके जाने का काम करता है, फुफ्फुस सिरा मैंने बताया था ना, फुफ्फुस सिरा लेके जाने का काम करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फुफ्फुस सिरा जो है लेके जाता है शुद्ध रक्त को, जबकि सिराएं तो अशुद्ध ले जाती है, लेकिन फुफ्फुस वाला शुद्ध लेके जाता है। फिर वो पहुंचाता है हृदय में, हृदय से धमनियां जो है शुद्ध रक्त लेकर के पूरे शरीर में पहुंचा देती हैं, फिर सिराएं जो है अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके फिर हृदय में लाती हैं, फिर हृदय से फुफ्फुस धमनी लेके फिर से फुफ्फुस में देता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है ना। तो इसका ए वाला ही ऑप्शन करेक्ट है, एक दो बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा देखिए, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से घर्षण के बढ़ते क्रम को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? तो देखिए, सबसे कम घर्षण होता है लोटनिक, उसके बाद आता है सर्पी घर्षण, फिर आता है स्थैतिक घर्षण। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखोगे, बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। अच्छा देखिए, किसी सरल लोलक के आवर्त काल पर उसकी लंबाई चौगुनी कर देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, लोलक अगर इस तरह से है, लोलक, एक सेकंड, ये लोलक होता है ना इस तरह से, तो आवर्त काल इसका क्या होता है? टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है, अब ये कह रहा है अगर इसकी लंबाई को 4 गुनी कर दें, एल को अगर 4 गुना कर दोगे तो ये कितना गुना हो जाएगा? इसका रूट 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो जो टाइम पीरियड है वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है, अंग के नाम दिए हैं, स्रावित रस दिए हैं और घटक दिए हैं। ये क्या क्या काम करते हैं ये आपको पहचानना है। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है। इसमें देखिए, मुंह से लार निकलता है जो कि स्टार्च, मंड को पचाता है, मंड को पचाता है। ऑप्शन देखिए, पहला जो हो मंड से शुरू, पहला फैट है, ये कट गया ऑप्शन, प्रोटीन है, कट गया ऑप्शन, मंड है, यहाँ पे प्रोटीन, ये भी कट गया, केवल सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना। उसी तरह से अमाशय जो है वो पाचक रस निकालता है और वहाँ पे क्या पचता है? प्रोटीन पचता है। यकृत जो है पित्त रस निकालता है, यहाँ पे पित्त रस होगा और ये पचाता है फैट को। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, मैंने कृषि से भी जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो भी लिया है। कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसलों के समुच्चय को पहचानिए। देखिए, खरीफ में वो आते हैं जो बारिश के मौसम में इस टाइम जो बोए जा रहे हैं, जैसे धान हो गया। ठीक है, तो खरीफ फसल में आता है धान, कपास, मूंगफली, जिसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है ना, तो ये खरीफ हो गया। रबी में आता है गेहूँ, चना, दलहन वाली चीज़ें। तो ये पहचान गए आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक इस तरह से न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा जाता है। कह रहा है एक लड़की, देखिए ये रहा एक लड़की है, ये उसका, एक लड़की अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने मित्र के घर जाती है। ए से बी मान लो जाती है, 12 की स्पीड से जा रही है, 12 V1 मान लो 12 की स्पीड से जा रही है, 18 की स्पीड से वापस आ रही है उसी सेम डिस्टेंस पे, किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इस पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी? ये उनके घर के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। अच्छा, मैंने ये बताया है जब भी कोई जहाँ से चलना शुरू करे वहीं फिर वापस आए अलग अलग वेग से, तो इनकी जो औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड होती है, वो होता है 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, ये होता है। ठीक है, तो 2 गुणा 12 से गया 18 से आई बटा में 12 प्लस 18। ठीक है ना, तो इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 20 10 30 हो जाएगा। 12 गुणे 18, 12 दूनी 24 गुणा 18 बटा ये हो जाएगा 30। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर होता है। ये आपका आ जाएगा 14.5, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अलग अलग दे रखा होता है डाटा V1 V2 का, तो ठीक है, इसको आप लोग कर सकते हैं। ये फार्मूला पर याद रखना कि अगर सेम डिस्टेंस को वो रिपीट करता है, जहाँ से गया वहीं आता है, तो ये फार्मूला लगता है एवरेज के लिए। अब ये आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है आपके पेपर में एज इट इज़ देखने को मिले। कह रहा है जल का कोई नमूना सामान्य तापमान और दाब पर 102 डिग्री पर उबलता है। देखिए, अगर जल है, ये उबलता, ये है उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये रहा इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नॉर्मल जल होता है तो 100 डिग्री पे उबलता है ना, और 0 डिग्री पे जमता है। ये कह रहा है आपसे कि 102 पे उबल रहा है, तो 102 पे ये उबल रहा है, तो कह रहा है कि यह जमेगा कितने पे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर किसी भी जल में अपशिष्ट मतलब अशुद्धि मिल जाए, अशुद्धि मिल जाती है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 से बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 से घट जाता है। ठीक है ना, तो जब इसने कहा कि ये 102 पे बॉयल हो रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि है, तो वो 0 से कम पे जो है जमेगा। तो देखिए, 0 से नीचे बर्फ बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज अपने, ये एक सेकंड,
इतने आपके संभावित जो क्वेश्चन हमने लिए थे, 10 क्वेश्चन लगभग हमने डिस्कस किया है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, आप लोगों को पसंद आता है, तो 2011 से 23 तक के सारे पेपरों से बहुत जो इंपॉर्टेंट बार बार पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं इकट्ठा करके आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग पेपर से पहले पहले ऐसे अनुमानित 100 क्वेश्चन करवा दूं मैथ और साइंस के, जहां से आपके कम से कम तो 20 में से जो न्यूमेरिकल वाले आते हैं 10-10 तो यहीं से उठ के आ जाए, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और 20 डेज की जो क्लास है वो प्रॉपर चल रही है, आज नहीं ले पाया मैराथन की वजह से, कल से फिर वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।